कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, फिर से इनकलाब आया। आज 23 सालों का झारखंड, जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 46% हिस्सा और भूभाग की बात करें तो 81,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रभात कुमार, उन्होंने प्रथम कहा था, चूंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज जो पारण की जनता से, आज जो पारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आई थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हमारा राज्य पीछे से आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण क्या है? ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते हैं, हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोटरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फेलिटी कहां रही, किन कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहां हमसे दोष हुई, कहां हमसे चूक हुई, कहां हमसे भूल हुई, तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हम ये चेतना होती, यदि हम ये जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा की बात करूंगा, एक बिहार का दुनिया के यहाँ का सांसद नहीं बनता, वह तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है, और अभी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का टीका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, इनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बदलने
खिंचाते हैं कि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% तो जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फूल फर्क जानते हैं। आप लोग लेट से हमारे काशी को एमएलए ना, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फूल फर्क नहीं जानते। तो भाई हम लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं, जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए कोटा के सांसद माननीय श्री ऋषिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएम सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को थरथरा के आप स्वीकार कर, क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर कोटा के सांसद को बिहारी को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक है आपका राजस्थान का, अरे आप पूरे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का 12 लाख की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बनते, तो बड़ा था की दिक्कत है? बना था की दिक्कत हो? सूरज दागी अपन गीत में बोला बना लो नेता को, की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा हम लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा मीडिया बंदों का नहीं, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास एक ऐसी विधायक 14 सांसद 6 राज्यसभा सांसद हैं, अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का चैलेंज करता हूं। अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया का मेरी बातों को नेगेटिव न चलाए, मैं 100% की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने दिया नहीं, इतना आसान है क्या? गाँव में हंसी होगा कि गाँव में तिरगी होगा? सुर्ती लेख में 2 बार गलती की तो तीसरा बार नीति लिखे थे। सुर्ती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुर्ती लेख का चेक होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुर्ती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज हमारे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है।
जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए तो इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे।